इस देश के होने वाले नेशन बिल्डर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल रैंडम है? कभी फ्रिक्शन, कभी पुलिस, कभी बंदर रस्सी से चढ़ रहा है, कभी इंक्लाइन प्लेन, कभी शूडो फोर्स, कभी कंस्ट्रेंट्स। मुझे भी सेम लगता था। मैंने 1000 लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व किया और मैंने नोटिस किया कि बेसिकली ये सब में सोचने का तरीका बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करता है, द BFF पैटर्न, which is short for body frame force. Find the body as per question or situation. Decide the frame, जहां से चीजें देखनी है. Find the forces acting on the body. इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी मैं कुछ फेमस क्वेश्चन सोल्व करता हूं जिससे कि आप इसको लाइव देख पाएंगे। तो दोस्तों, इसी वे ऑफ थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई 20 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ चल रहा है। अगर इस तरफ एक 50 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो वो कितनी देर में रुक जाएगा? सिंपल हमारा मेथड क्या है? BFF। हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे डिफिकल्टी राइज होगी। तो BFF, अब इस केस में सिर्फ हमें बॉडी को देखना है। 20 kg, फोर्स 50 न्यूटन। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है? इसके अलावा तो और कोई नहीं है, 50 न्यूटन। तो फोर्स नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है इसका 20, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन पता लग गया क्योंकि नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स है 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम स्टॉपिंग, अब काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन रह गया। टाइम स्टॉपिंग, फर्स्ट इक्वेशन आप लगा के देखो, V = U + AT। फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। टाइम स्टॉपिंग स्टॉप करने के लिए फाइनल 0 होगी। इनिशियल 15 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में ऑपोजिट, क्योंकि फोर्स ऑपोजिट, एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट, -2.5 इंटू T। तो यहां से देखें 15 बराबर आ गया 2.5T, टाइम बराबर आ गया 15/2.5, 6 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई एक मंकी है, वो एक रोप पे चढ़ रहा है। वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ना चाहता है, तो फिर वो जो है फोर्स कितनी लगाए, इस रोप पे कितनी फोर्स लगाए कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ पाए। तो देखो, इसको सिंपल हम कर सकते हैं। फिर से बॉडी हमारी हो गई मंकी, इस पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, 15 kg है और 10 G की वैल्यू ले तो 150 न्यूटन mg डाउनवर्ड, और एक टेंशन अपवर्ड। अब टेंशन -150 नेट फोर्स हो गई इस पे। ये बराबर होनी चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास है 15 और एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड 1, तो ये 15 के बराबर होनी चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू आ गई यहां से 165 न्यूटन, यानी कि इतनी टेंशन इसमें रोप में होनी चाहिए। और टेंशन कितनी होती है? जितनी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जितनी मंकी रोप पे फोर्स लगाएगा उतनी ही रोप मंकी पे फोर्स लगाएगी, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो टेंशन 165 अपवर्ड है, तो फोर्स बाय मंकी ऑन रोप, फोर्स बाय मंकी ऑन रोप को हम ऐसे कुछ भी नहीं, जस्ट लिखते हैं, बोलते हैं कि भाई कितना फोर्स लगाएगा। तो टेंशन अपवर्ड है 165, तो मंकी कितनी फोर्स लगाएगा? 165 डाउनवर्ड, यानी कि वो ऐसे पुश करेगा। तो 165 न्यूटन आंसर है इस क्वेश्चन का। आंसर तो पहले ही आ गया था, हम बस डायरेक्शन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाई एक पुली है, इसमें इस तरफ 8 kg और इस तरफ 12 kg का मास लगा हुआ है। हम फिर से वही बॉडी फ्रेम फोर्सेस वाला यूज करेंगे। तो बॉडी है यहाँ पे 12 kg और 8 kg, दोनों पे अप्लाई करेंगे हम। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? 12 kg वाले पे 120 न्यूटन डाउनवर्ड ग्रेविटी के कारण, जी की वैल्यू 10 ले ली, टी अपवर्ड। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 120 माइनस टी, ये बराबर होनी चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन 12 kg। ऐसे ही ये इधर इस तरफ वाले बॉडी पे टेंशन अपवर्ड और 80 न्यूटन डाउनवर्ड। तो T - 80 बराबर होना चाहिए कि इसके 8 AK। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो इन दोनों इक्वेशन को, तो T से T कट जाएगा, 120 में से 80 गए, 40 बराबर है 20 A। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन खत्म।
क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बस एक शूडो फोर्स के बारे में बता दूं। शूडो फोर्स कब लगती है कि जब आप किसी को जब ऑब्जर्वर जो है वो एक ऐसे फ्रेम में बैठा हो जो खुद फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रहा है तो बाकी चीजों का बिहेवियर भी डिफरेंट दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि भाई दूसरी चीजों पे फोर्स लग रही है। आप ऐसी जगह पे बैठ के देखोगे तो उस टाइम पे आपको बस कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखो हमारा क्या है, बॉडी फ्रेम फोर्सेस। अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड है यानी कि नॉन इनर्शियल बोलते हैं इसको, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इस केस में आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है। बस जिस भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस फ्रेम में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, क्योंकि हम बॉडी यूज करते हैं, हम बॉडी फोर्स एंड फ्रेम वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स को कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट? जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स ऐड होगी। अभी क्लियर नहीं हो रहा तो अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखो ये फ्रेम जो है ये बेल्ट है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। तो क्या ये जो इस पे आदमी खड़ा है इस पे भी क्या कहते हैं, एक शूडो फोर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। और वो कितनी होगी? मास ऑफ मैन यानी कि 65 kg। जैसे कि मैं, ये मैन है, यही हमारी बॉडी है। किस फ्रेम में देख रहे हैं हम इसको? बेल्ट के फ्रेम में। तो इस पे एक शूडो फोर्स हो जाएगी 65 इंटू, अभी हमने देखा था मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेल्ट इस डायरेक्शन में घूम रही है ऐसे, तो ये आगे की तरफ जाएगी तो मैन पीछे की तरफ एक फोर्स फील करेगा, वो शूडो फोर्स। तो 65 इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, इसको कहते हैं शूडो फोर्स। तो जब फ्रेम इनर्शियल नहीं होगा तो एक शूडो फोर्स लगेगी उस बॉडी पे, और फिर वही हमें सेम गेम खेलना है जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस केस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है कि ये आदमी गिरे ना, अगर म्यू की वैल्यू 0.2 है। अब देखो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता तो ये आदमी पहले ही पीछे की तरफ स्लाइड हो जाता। क्यों? क्योंकि जब इस पे एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स, इस फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू होती है एम इंटू जी, जब ये ऐसे स्ट्रेट ही है तो। और मास है 65, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, म्यू इंटू 650। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। 0.2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इससे कम फ्रिक्शन में भी काम बन जाएगा लेकिन ये मैक्सिमम है। तो 0.2 इंटू 650 की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको ऐसे ही रख देते, 0.2 इंटू 650, ये बराबर होना चाहिए कि शूडो फोर्स के 65 इंटू एक्सेलरेशन। यहां पे मैं 1 नहीं लिख रहा, ए लिख रहा हूं, क्योंकि हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस बेल्ट का कितना हो सकता है कि ये आदमी स्लाइड ना करे। तो यहां से देखें तो ये 10 हो जाएगा, 10, यानी कि इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बॉडी फ्रेम फोर्स। फ्रेम अगर नॉन इनर्शियल है तो शूडो फोर्स लगेगी एक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस m का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो इस पे फोर्स m पे, बॉडी हमारी अगर m हो गई तो इस पे एक टेंशन T फोर्स लग रही है और एक फोर्स लग रही है mg साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो mg/2 और टेंशन T, तो T माइनस mg बराबर होना चाहिए नेट फोर्स जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन ma। अगर हम इसका एक्सेलरेशन a इस तरफ मान लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस पे इधर टेंशन कितनी होगी? देखो ये टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन T है, इधर भी टेंशन T है क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग एक है, टेंशन सेम। अब इधर और इधर 2T टेंशन है और ये पुली क्या है? मासलेस। तो फिर इधर 2T ही टेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा मासलेस पुली का, क्योंकि कोई भी नेट फोर्स नहीं लग सकती है इस पे।
तो 2t। तो ये अब यहां पे हमें इक्वेशन बनानी पड़े तो नीचे फोर्स 2mg लग रही है, 2mg माइनस 2t बराबर है 2m जो कि मास की वैल्यू है इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम होगा? मैं इसको a2 लिखूंगा, ये a1 होगा। क्या ये, अब a2 ही लिख दिया इसको तो ये a भी रह सकता है, तो क्या ये सेम होंगे? क्वेश्चन ये है। तो यहां पे आपको एक नई चीज सीखनी है, वो है कि जब भी आपको इस तरह कनेक्टेड बॉडीज मिले, इनको कंस्ट्रेंट्स क्वेश्चन कहते हैं। और इसका बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड। आपको सोचने में थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैथ्स कैलकुलेशन बहुत इजी है। समीशन टी डॉट वी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो समीशन टी डॉट वी कुछ नहीं है, इसको टी वी आप ऐसे कह सकते हैं, टी वी कोस थीटा का समीशन 0। ठीक है, अब देखो अगर इस ब्लॉक की देखो v के लिए ये हमेशा वैलिड है। आप, मैं a के लिए भी बता सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमेशा वैलिड नहीं होते। लेकिन v के लिए ये चीज हमेशा वैलिड होती है। तो इस ब्लॉक की अगर वेलोसिटी v है तो tv, अब देखो t की डायरेक्शन ये है, t और v के बीच में एंगल कितना है? अगर ये इस तरह मूव कर रहा है, टेंशन भी इस तरफ है, तो एंगल 0, कोस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो टी वी। ठीक है, प्लस दूसरा ये वाला, इस पे क्या है 2t फोर्स लग रही है, तो यहां पे होगा 2t, और वो फोर्स ऑपोजिट लग रही है और वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो इस केस में 2t जैसे अपवर्ड है और इसकी वेलोसिटी v2 डाउनवर्ड है, तो ये ऑपोजिट हो गया, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा यहां पे, माइनस 2t इंटू वी टू इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि v जो है वो बराबर है 2v2 के। तो ये हो गया इन दोनों में वेलोसिटीज में रिलेशन। अब देखो जब मैंने ये रिलेशन निकाल लिया, अब इसमें कोई वेरिएबल है, मतलब ये वेलोसिटी, ये v2, तो इसको अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन 2a2। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा होता, तो फिर हम डायरेक्टली नहीं कह सकते ना a इज इक्वल टू 2a2। इसलिए हम पहले वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये रिलेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर ये रिलेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होता तो फिर एक्सेलरेशन में अलग रिलेशन होता। डायरेक्टली जो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है वही एक्सेलरेशन के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है, स्पेशली जब टेंशन जो है वो सेम नहीं रहती। लेकिन इस केस में टेंशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, ना एंगल चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन के बीच में भी यही रिलेशन है। तो यहां पे हम पहुंच गए कि भाई a इज इक्वल टू 2a2। तो यहां पे मैं a2 को a/2 लिख सकता हूं। बस ये पार्ट इस चीज के लिए था। तो यहां पे हम आ गए हैं, ये 2 से 2 कट गया, ma t। यहां पे अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2t और 2t कट जाएगा, 2mg माइनस mg बराबर हो जाएगा mg के, और 2ma प्लस ma 3ma के। ये आप खुद कर लेना, इजी है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई g/3। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बॉडी, फ्रेम, फोर्सेस, बस इन्हीं 3 चीजों का ध्यान रखना है हमको, हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट u वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं तो ये m किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा अगर ये एंगल की वैल्यू थीटा है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए फिर से देखो ये एक कंस्ट्रेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि भाई वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए अगर ये वेलोसिटी u है। तो हम फिर से वही समीशन t डॉट v इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। इसलिए माइनस टी यू प्लस
इधर टेंशन टी लग रही है और मोशन भी इस तरफ है, तो टी वी कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी प्लस टी वी कोस थीटा, और इधर माइनस क्यों होगा, क्योंकि टेंशन अपवर्ड यू डाउनवर्ड, जैसे ये था, तो टी यू ये बराबर होनी चाहिए 0 के। तो यहां से अब देखो, यहां से टी कट जाएगा सब में, और ये 2v कोस थीटा हो गया, और ये माइनस वाले उधर जाके प्लस हो जाएंगे 2u। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई u बाय कोस थीटा। इससे आराम से हो जाएंगे। और देखो इसमें खास बात देखो, इसी क्वेश्चन में खास बात है कि ये अब वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है उसमें कोस थीटा आया है। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा ये थीटा चेंज होता जाएगा, तो अब हम एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन डायरेक्टली इसी तरह नहीं कह सकते कि भाई समीशन टी डॉट ए से 0 से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टेंशन भी चेंज होगी, थीटा भी चेंज होगा। इसलिए फिर एक्सेलेरेशन में रिलेशन अगर निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि हमेशा ये ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। और कोई रिलेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो, ये हमेशा ट्रू होगा। तो दोस्तों ये है एक वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन। इसकी सिंपल ट्रिक यही है कि भाई ये दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे, तो हमेशा जुड़े रहेंगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उनके कंपोनेंट सेम होने चाहिए। देखो मैं बताता हूं आपको करना क्या है कि ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल। और देखो अब ये नॉर्मल डायरेक्शन मैंने बना ली, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल है, ये V2 है, और V1 किधर है, डाउनवर्ड, तो V1 डाउनवर्ड हो गई। तो फिर ये थीटा है एंगल, और ये V2, मुझे ये पता है कि ये इंक्लाइन प्लेन वाली ही लाइन है, तो ये एंगल भी थीटा ही है। तो ये थीटा है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। तो यहां से देखो इस डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, तभी ये जुड़े रहेंगे। तो V2 कोस 90 माइनस थीटा बराबर होना चाहिए V1 कोस थीटा के। तो यहां से मुझे पता लग गया कि V1 कोस थीटा बराबर है V2 साइन थीटा के, और V1 बाई V2 की वैल्यू आ गई tan थीटा। ये भी इतना ही सिंपल है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए।